जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड बोर्ड 2023 के क्लास 10th एग्जामिनेशन का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि विषय विज्ञान क्या है उसके सेट 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन है ये आपके झारखंड बोर्ड और झारखंड पॉलिटेक्निक दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक में क्लास 10th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली जो है झारखंड पॉलिटेक्निक में 9 और 10 क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन को आप लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लाएंगे ही, तो दोनों से आपका जो है कवर अप हो जाएगा, तो अच्छे रैंक आ सकते हैं आपके, अच्छे मार्क्स अगर आएंगे तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अपतन कोण की 60 डिग्री है, ठीक है, अपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे अभिलंब खींच देंगे, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों का मान बराबर होता है। तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, किसके कारण? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, आप लोग को टेढ़ी प्रतीत देगी। ठीक है, पानी में अगर एक बाल्टी में पानी डाल के उसमें अगर पेंसिल रख देंगे सीधी तो आपको टेढ़ी प्रतीत होगी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। अगर आपके पास दो माध्यम है, प्रकाश गुजर रही है, तो एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में आने पर वो क्या होगी, या तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, वो अपवर्तनांक पे डिसाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो है ये अभिलंब हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, इसका मान जो है वो स्थिर होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसे जो है स्नेल अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। और इस स्थिरांक को, ठीक है, साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का मान जो है वो स्थिर, एक कांस्टेंट रहता है, और इसे हम लोग जो है, ठीक है, दूसरे माध्यम का, ठीक है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो ये जो है समंजन क्षमता के कारण ऐसा हो पाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है कॉर्निया कहते हैं या फिर स्वच्छ मंडल या फिर श्वेत मंडल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। और इस दृष्टि दोष को हम लोग जो है अवतल या फिर अपसारी, अवतल या फिर अपसारी लेंस से दूर कर सकते हैं। इसमें जो है अवतल का नाम ही होता है, दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है। ठीक है, इस पे डाउट नहीं करना है कि अलग अलग है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। और उसके बाद जो है उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। और जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसको हम लोग जो है बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके जो है इसको दूर करते हैं। तो सारे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो है ऑप्शन नंबर ए 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और उसके बाद एक कूलम में जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में जो है इतना आवेश होता है, तो दोनों पॉइंट को याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो हम लोग को पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं, तो पार्श्व क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। अब कैलकुलेट करते हैं,
तो 1/R1 कितना मान लीजिए 2, फिर R2 3, R3 कितना हो जाएगा 6, भिन्न का जोड़ करते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा 6, इसको भाग लगाएंगे फिर गुना करेंगे तो ये 3 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 1 आएगा, फिर 6/6 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आएगा, यानी भी 1/R इक्वल टू आया है 1, ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो यानी समतुल्य प्रतिरोध 1 निकल के आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह हो गया पार्श्व क्रम का। अगर श्रेणी क्रम में पूछता तो क्या होता, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग क्या करते हैं, R इक्वल टू हो जाता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो इसमें तीनों को जोड़ देते, तो 2 3 5 5 6 11, तो आपका हो जाता है 11 ओम, ठीक है, तो दोनों को ही याद रखना है। यहाँ पर पार्श्व क्रम बोला है तो हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए 1 ओम आंसर होगा। अगर श्रेणी क्रम बोलेगा तो डायरेक्ट जो है जोड़ देंगे तीनों को तो आंसर आ जाएगा। दोनों ही पॉइंट को याद रखना है, पार्श्व क्रम हो या श्रेणी क्रम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, ठीक है। एक फ्यूज होता है इस टाइप से और इसमें एक क्या होता है एल्युमिनियम का तार होता है, ठीक है, और यहाँ से इसके बाद यहाँ से हम लोग जो है कनेक्शन करेंगे जितना हमको कनेक्शन करना रहेगा, और ये जो है श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में इसलिए होता है कि अगर ये जो है हम लोग ज़्यादा करंट यहाँ से पास होगा तो ये क्या होता है जल जाता है, और गलने के बाद ये क्या होता है टूट जाता है, टूटने से यहाँ करंट पास नहीं होता है, जिसके कारण जो है हाई करंट हम लोग मान लीजिए ये पंखा है, ठीक है, पंखा है तो पंखे पे नहीं जाएगा, अब पंखे पे नहीं जाएगा तो पंखा जलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और अगर पार्श्व क्रम में गलती से लगा देंगे, मान लीजिए कि पार्श्व क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम मतलब क्या, यहाँ से यहाँ फैन लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ तो करंट आएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टूट भी जाएगा तो सारा करंट इधर से जाएगा तो हमारा पंखा जल जाएगा। इसलिए हम लोग जो है पार्श्व क्रम में नहीं लगाते, हम लोग लगाते हैं फ्यूज को श्रेणी क्रम में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन का जो है उपचयन हो रहा है, और कार्बन का उपचयन इसलिए हो रहा है अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है, और यहाँ पर अभिकारक के टाइम कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद उत्पाद में जो है कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जो है CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जब पानी डालते हैं H2O तो वो आपका बन जाता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है लोहे की वस्तु में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने के बाद जो है लोहा भूरा हो जाता है और ये संचरण का उदाहरण है, संक्षारण का, ठीक है। उसके बाद चांदी का काला हो जाना, तो चांदी का काला हो जाना भी संक्षारण का उदाहरण है। तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, तो संक्षारण के कारण जो है तांबे की वस्तु हरी हो जाती है, यानी सब में जो है जंग लगने के कारण होता है, और संक्षारण के कारण जो है तीनों वस्तुओं पे जंग लगती है लेकिन कलर दूसरा दूसरा हो जाता है, जैसे लोहा भूरा हो जाता है, चांदी जो है वो काला पड़ जाता है, तांबा जो है वो हरा हो जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन चेंज करके पूछे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंध सूचक का उदाहरण है, ये आपका गंध सूचक है, ठीक है, तो गंध सूचक का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर ए वनीला भी है, ऑप्शन नंबर बी लौंग का तेल भी है, और ऑप्शन नंबर सी प्याज भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। और गंध सूचक किसे कहते हैं, तो गंध सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका गंध जो है अम्लीय या क्षार के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग गंध सूचक बोलते हैं, यानी कि ये एक ऐसा सूचक है जिसमें हम लोग अम्ल या क्षार डालते हैं तो उसका गंध जो है बदल जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं गंध सूचक, और इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम लवण का परिवार है, तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में ही जो है सोडियम आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन जो है ये आपका असत्य है, क्योंकि इमली में जो है वो आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये कथन आपका जो है गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है। उसके बाद क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये भी सही है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है, अगर किसी मतलब वर्षा जब होती है उसका पीएच मान जो है जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो एक अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, जो सही है वही, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अम्ल वाला कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो है ये आपके झारखंड पॉलिटेक्निक और झारखंड बोर्ड दोनों में जो है पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अम्ल किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है एंटासिड का उदाहरण है। तो एंटासिड का उदाहरण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही है। एंटी एसिड उसको बोलते हैं जो एसिड के एंटी काम करता है, यानी कि एसिड के उल्टा काम करता है, यानी कि क्षार एक तरह से समझ लीजिए। जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई ज़्यादा खाना खा लेते हैं अचर पचर, तो हम लोग का पेट गड़बड़ हो जाता है, यानी कि उसमें हम लोग का क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाने के कारण हम लोग जो है क्षार ले लेते हैं। अब क्षार का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अम्ल को जो है उदासीन कर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है क्षार का उपयोग करते हैं। जब पेट में अधिक अम्ल हो जाता है तब हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं अम्ल को नष्ट करने के लिए। तो जो क्षार बेसिकली यूज होता है वो आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम लोग जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेकिंग सोडा, इसका भी उपयोग होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, उस सबको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही जो है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही जो है वो आपका ऊष्मा का कुचालक है। लेड का जो है वो उसको हम लोग Pb से डिनोट करते हैं और मरकरी जिसे हम लोग पारा कहते हैं उसे Hg से डिनोट करते हैं, और दोनों ही जो है ऊष्मा का कुचालक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले हम लोग जो है कथन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आयोडीन चमकीला अधातु है। तो आयोडीन जो है एक चमकीला अधातु है। बेसिकली जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन अपवाद है और वो क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हाँ हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, कम है और हाँ कम है, तो ये भी जो है सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। नहीं, देखिए ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ठीक है, कार्बन का जो है एक अपरूप है और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। तो अधातु तो है, लेकिन अधातु क्या होता है कि ऊष्मा का नहीं विद्युत का कुचालक होते हैं। ठीक है, अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है, वो अधातु होते हुए भी जो है विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, इसीलिए ये कथन असत्य है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और उसके बाद जो है दूसरे स्थान पे सोडियम आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपका एक दिया हुआ होता है क्लास 10th के बुक में, चैप्टर नंबर 3 में जो धातु अधातु चैप्टर है उसमें जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी दिया होता है। उसको आप लोग को पूरा याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है या इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इनमें से सभी जो है लेड, कॉपर, सिल्वर यानी चांदी और इसके साथ साथ सोना भी, ये चारों जो है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद जो है एल्युमिनियम हो गया, लोहा यानी फेरस हो गया, जिंक, ये तीनों जो है भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं ना ही गर्म जल से, ये भाप से अभिक्रिया करते हैं। और उसके बाद जो है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं और जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, और हवा के संपर्क में आने से भी जो है सोडियम धातु है वो जल जाता है, इसलिए इसको हम लोग जो है केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सिनाबार किस धातु का अयस्क है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। सिनाबार का रासायनिक सूत्र Hgs होता है, जो एक मरकरी का जो है धातु, मरकरी धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों जो है ऑक्सीकारक का उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल में 2.6% मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 29 है पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा
फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक जो है पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 30 है, थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए आयोडीन तत्व का होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क मनुष्य के शरीर के भाग का एक अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनन की मूल घटना है? तो जनन की मूल घटना जो है वो डीएनए की प्रकृति बनाना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 35 है, आनुवंशिकता का आधार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और उसके बाद आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए मनुष्य के शरीर में एक ऐसा गुणसूत्र होता है जिसके तहत आप अपने परिवार के वंशज के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आता है प्रथम पोषी स्तर में आपका जो है वो आता है उत्पादक, और उत्पादक जैसे कि घास। उसके बाद द्वितीय पोषी स्तर में आपका आता है उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, और इसे हम लोग जो है शाकाहारी जानवर भी कहते हैं। और इसमें जो है आपका हिरन आता है, हिरन जो है प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय पोषी स्तर का जानवर है, और ये जो है एक शाकाहारी जानवर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, द्वितीय पोषी स्तर और शाकाहारी जानवर। क्वेश्चन नंबर 37 है, परितंत्र के अजैविक घटक हैं? तो परितंत्र में दो घटक होते हैं, एक अजैविक और एक जैविक। और जैविक घटक में आपका जो है उत्पादक जैसे कि घास, उपभोक्ता जैसे कि हिरन, और अपघटक जिसमें सूक्ष्म जीव सब आते हैं। उसके बाद अजैविक घटक में आपका जो है वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा सभी आते हैं। तो इसमें जो है तापमान भी आते हैं, वर्षा भी, मिट्टी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो ये सारे पदार्थ जो है ओजोन परत को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में हुई थी, और इसकी शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।